नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था के खंड संवैधानिक विकास का इतिहास, संविधान सभा और प्रस्तावना से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी तैयारी के स्तर को परखने की कोशिश करेंगे ताकि समय रहते सुधार किया जा सके और अपनी तैयारी के स्तर को मजबूत बनाया जा सके। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इससे संसद को विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। नंबर दूसरा कथन है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो प्रस्तावना है इससे संसद को विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं होती, बल्कि प्रस्तावना से हमें एक भारतीय संविधान के दर्शन का ज्ञान होता है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि। इसलिए पहला विकल्प गलत हो जाता है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह सही कथन है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा खा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने दिया था। दूसरा कथन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत का चयन करना है। केवल का, केवल खा, का और खा दोनों, ना तो का ना ही का। तो दोस्तों, पहला जो कथन है कि एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, तो यह भी कथन सही है। और जो दोस्तों, एम.एन. रॉय ने यह विचार 1934 में दिया था। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर होगा ना तो का ना ही खा, क्योंकि हमारे दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए हमारा अंतिम विकल्प होगा ना तो का ना ही खा। अगला प्रश्न है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, पहला कथन है, इसने ब्रिटिश कंपनी में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया। अगला कथन है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, हमारे दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। और जो दूसरा कथन है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ, तो दोस्तों यह भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए अधिकृत किया गया और व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल था। इसलिए हमारा सही विकल्प होगा का और खा दोनों। अगला प्रश्न, सही क्रम का चयन करें। पहला विकल्प है समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। दूसरा विकल्प है पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, लोकतांत्रिक। तीसरा विकल्प है समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अंतिम विकल्प है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और अखंडता। तो दोस्तों, प्रस्तावना में जो शब्दों का क्रम दिया हुआ है उसका हमें सही चयन करना है। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो सही क्रम घा यहाँ से हमें मिल जाता है और अंतिम अखंडता। तो हमारा सही विकल्प होगा घा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की समितियों के संबंध में गलत जोड़ी का चयन करें। पहला कथन है सदन समिति, इसके सामने है पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा कथन है कार्य संचालन समिति, इसके सामने है के.एम. मुंशी। तीसरा कथन है राज्यों के लिए समिति, इसके सामने है सरदार पटेल। और अंतिम है घा संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जी.वी. मावलंकर। तो दोस्तों, हमारी सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया बिल्कुल सही है। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी बिल्कुल सही है। राज्यों के लिए समिति, तो दोस्तों राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो सरदार पटेल किसके थे? सरदार पटेल थे प्रांतों के लिए जो समिति गठित हुई थी, प्रांतों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो हमारा जो इस प्रश्न के अनुसार सही विकल्प हमारा गा होगा। और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। अतः हमारा सही विकल्प है राज्यों के लिए समिति, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। दूसरा कथन है सांप्रदायिक अकॉर्ड के तहत पहली बार सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों एवं दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति विस्तारगत की गई। तो दोस्तों, हमारा पहला कथन बिल्कुल गलत है,
क्योंकि 1919 के अधिनियम के तहत केवल केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन किया गया था। प्रांतीय लोक सेवा आयोगों को गठन 1935 के अधिनियम के तहत शुरुआत हुई थी। और दूसरा कथन है, सांप्रदायिक अवार्ड के तहत पहली बार सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों एवं दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति। तो दोस्तों, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार सांप्रदायिक अवार्ड में किया गया था। तो हमारा जो दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा ना तो का ना ही खा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। दूसरा कथन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाना था। तो दोस्तों, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन में प्रावधान था कि स्वतंत्र पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा। दूसरा विकल्प है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाना था। तो दोस्तों, यह कथन भी बिल्कुल सही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान सभा के गठन की घोषणा इस मिशन ने की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस अब पूर्णतः आज़ादी की मांग को लेकर चल रही थी और अब उसे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वायत्तता की कोई चाह नहीं थी। इसलिए हमारा इस प्रश्न के अनुसार दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में किस तरह के न्याय को शामिल नहीं किया गया? पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है धार्मिक, चौथा है राजनीतिक। तो दोस्तों, प्रस्तावना में धार्मिक न्याय को शामिल नहीं किया गया, बल्कि ये मूल अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 25 से 28 में प्राप्त है, मौलिक अधिकार है। इसलिए हमारा जो इस प्रश्न के अनुसार सही विकल्प होगा वह गा होगा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? पहला है गोपाल स्वामी आयंगर, दूसरा है के.एम. मुंशी, तीसरे हैं मोहम्मद सादुल्ला और अंतिम जी.वी. मावलंकर। तो दोस्तों, गोपाल स्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला ये तीनों प्रारूप समिति में शामिल थे, लेकिन जी.वी. मावलंकर शामिल नहीं थे। जी.वी. मावलंकर संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति इसके अध्यक्ष थे, तो वहीं के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य होने के साथ साथ कार्य संचालन, जो संविधान की कार्य संचालन समिति थी, उसके भी अध्यक्ष थे। इसलिए हमारा इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा जी.वी. मावलंकर घा। अगला प्रश्न है, 1858 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। दूसरा कथन है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। तो दोस्तों, जो पहला कथन है भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, यह कथन बिल्कुल सही है। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था और भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन होता था? जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था। और इस अधिनियम के अनुसार एक चेंज और हुआ था, जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। इसलिए जो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, वो अब भारत के प्रथम वायसराय कहलाए जाने लगे। इसलिए हमारे दोनों ही कथन सही हैं। इसलिए हमारा सही विकल्प होगा का और खा दोनों। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप इस टेस्ट की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।